कभी सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? एनीवन नोज अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ओके, एनीवन नोज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? किसी को पता है? हाँ प्रिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? कंजर्वेशन लॉज होते क्या हैं? सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे जो चार्जेस होते हैं इक्वल होते हैं। जिस जैसे कि अच्छा। सर हमारा Sir, charge never be created nor be destroyed. बताओ। गुड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी Not डिस्ट्रॉयड। दे आर दे रिमेन सेम और कांस्टेंट इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल चार्ज क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। convert ठीक कर है। सकते हैं। इसलिए यूनिवर्स में जो चार्ज हैं आपके क्या है, वो हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट हैं। यानी चार्ज क्या है, कंजर्व है यूनिवर्स में। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या देती है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या देगी हमें? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आया? अगर किसी Yes, sir. पर्टिकुलर सिस्टम में अगर चार्ज कम हो गए हैं तो इसका मतलब वो चार्ज कहीं और पे अपियर हो चुके होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज यूनिवर्स में था और एनिहिलेट हो गया। ठीक है, केवल वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पहुंच सकते हैं, बट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताती है हमें? ये देती है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सरफेस एरिया इज गिवन बाय। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आए क्या हम बात करने वाले हैं। मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों, ये कोई मैंने सिस्टम बताया। आइसोलेटेड मीन्स इसका किसी और सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें अपने कुछ चार्ज हैं क्यू। ठीक है, इसमें बहुत सारे चार्ज कैपिटल क्यू हमने दे दिया, पूरे सिस्टम का चार्ज क्यू है जो कंजर्व है। अब मैंने क्या लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बहुत ध्यान से देखना जो चीज मैं बताने वाला हूँ, इसके बाद ये डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, 2 लाइन का। अब क्या है, यहां से चार्ज क्यू फ्लो करना स्टार्ट करे कहाँ, इस सरफेस के अंदर। यानी कि सरफेस के थ्रू, इस ए सरफेस के थ्रू, या एस यहाँ पर लिखा है तो एस के थ्रू। समझ में आया बच्चों? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो मैंने डैश डैश लाइन से बनाया, ये कितना एस है। और चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इस रीजन 1 से रीजन 2 की तरफ। ये समझ में आया? Yes, sir. बहुत ध्यान से सुनना। अब रीजन 1 से रीजन 2 की तरफ चार्ज ने फ्लो करा। अब करंट को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा कि इस सरफेस एस से एक मैंने एलिमेंट्री सरफेस ले लिया यहाँ पर, बहुत छोटा डीएस। इस डीएस सरफेस से कितनी करंट होके फ्लो हो रही है, डी आई। इस डीएस सरफेस से कितनी करंट फ्लो हो रही है, डी आई। तो यानी करंट पर यूनिट एरिया, ये जे हमें कहाँ से मिलेगा, डी आई ओवर डी एस। मैंने बोला डीएस सरफेस से कितनी करंट फ्लो हो रही है, डी आई। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, जे इक्वल्स टू डी आई ओवर क्या हो गया, डी एस। ये समझ में आया? हाँ Yes, sir. बच्चों, तो यहाँ से डी आई इक्वल्स टू क्या आया, जे डॉट J, JDS। J डी dot एस। D. और मैंने कहा कंप्लीट सरफेस के लिए ले लूं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर होल सरफेस डी आई इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। अब पूरे सरफेस के लिए करंट मैंने बोला कितनी फ्लो हो रही है, आई। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। अब समझ में आई जे डॉट डी एस कहाँ से आया, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे। Yes, sir. आई इक्वल्स टू जे डॉट डी एस कहाँ से आई, ये फॉर्मूला हमें पता था कि करंट डेंसिटी इक्वल्स टू जे अपॉन ए होता है, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, देन वी हैव फॉर्मुलेटेड इन दिस वे। सिंपल वही डेफिनेशन थी, इस बार हमने क्या करा, इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। आया समझ में? अब ये करंट फ्लो कर रही थी आपकी इस सरफेस के अंदर, ये आई है। ये आई जो आई है मेरे पास, ये रीजन 2 में जो करंट फ्लो कर रही है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम था, उसमें आपके चार्ज फ्लो कर रहे थे, क्यों, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रही थी। तो हमने क्या बोला, वो जो करंट है आपका वो क्या है, आई, दैट इज जे डॉट डी एस, सरफेस एस के थ्रू। ठीक हो गया? अब इसके बाद क्या करा हमने, इसको हमने आई इक्वल्स टू जे डॉट डी एस से डिफाइन कर दिया,
है ना, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे, हमने सपोज किया इस पूरे सरफेस का वॉल्यूम क्या है, वी है। भाई ऐसे ही तो होगा ना, ये क्या है, एक वॉल्यूम ही तो है। ये जब मैंने कहा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, या आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, किसी सरफेस से पूरा क्या होगा, बाउंडेड होगा। हमने बोला पूरा सरफेस जो है ये वी वॉल्यूम को बाउंड करता है। और चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी बच्चों उसमें, वॉल्यूम के लिए कौन सी चार्ज डेंसिटी आती है, रो सर। वॉल्यूम रो। चार्ज डेंसिटी रो। वॉल्यूम अच्छा चार्ज। वॉल्यूम चार्ज। मैंने बोला इस सिस्टम की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं, वो क्या है, रो। रो को क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन वी, है ना। और अगर मैं कहूँ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है या वॉल्यूम है, ठीक है, बहुत छोटे वॉल्यूम से कितनी, जैसे डीएस सरफेस से कितना वॉल्यूम आपका अटैच्ड है, डीवी। तो मैंने क्या कहा कि डी क्यू ओवर क्या लिख सकता हूँ उसे, डीवी। ये लिख सकता हूँ रो इक्वल्स टू, यस सर। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, पी रो डॉट डीवी। रो डीवी। अगर मैंने पूरे सर वॉल्यूम के लिए बात करी तब क्या करूंगा इसे, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। और डी क्यू मैंने पूरे सरफेस के लिए कर लिया, तो ये क्या बन गया आपका, पूरे सिस्टम के लिए क्यू इक्वल्स टू क्यू रो इक्वल डी। टू डीवी। तो इसका मतलब मैं क्यू को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रो डीवी से। अब देखो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में जब हम पहुंचते हैं, एक मिनट रुको, दोबारा से कर रहा हूँ मैं, इस तरह हैंग हो गया सिस्टम। आ गई बेटा स्क्रीन। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक ये समझ में आया तुम्हें, आई कैसे लिखा था मैंने, जे डॉट डी एस, जो करंट कितने सरफेस से होके फ्लो हो रही है आपका, डीएस सरफेस से डी आई, और कंप्लीट सरफेस से जो हमने कहा कि कितनी करंट फ्लो होगी, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रल। अब मैंने कहा था कि दूसरा मैंने किसके टर्म में लिखा, डी क्यू ओवर डी टी। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या लिया था, एक एलिमेंट्री आपका ये भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एस लिया हुआ था। अब इससे करंट फ्लो होके इस रीजन में गई थी, यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा था, और ये क्यू चार्ज कहाँ जा रहा था, इस रीजन वन से रीजन टू में। अब देखो इस रीजन वन से टू में जा रहा है, तो एक बात बताना, रीजन वन में क्यू की वैल्यू बट इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, रीजन वन में क्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज सर। इसमें तो कम होगी ना रीजन वन में, क्योंकि रीजन वन से क्यू कहाँ जा रहे हैं, रीजन टू में। तो यहाँ माइनस क्यू हो गया, इधर उतना ही चार्ज प्लस क्यू आ गया, ठीक है। यानी यहाँ से माइनस, यहाँ से जितना चार्ज गया उतना ही चार्ज कहाँ आ गया आपका, इस सरफेस टू, इस आपका वॉल्यूम टू में। अब देखो सरफेस एस के अलोंग जो रीजन टू में हमने करंट को डिनोट किया था, हमने क्या लिखा था, आई इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। और इसी करंट को आई को मैं क्यू के टर्म्स में लिख सकता हूँ, जो बेसिक डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ी है, माइनस डी क्यू ओवर डी टी, माइनस डी क्यू ओवर डी टी। यही तो पढ़ा था ना तुमने, आई इक्वल्स टू क्या होता है, सर अगर माइनस को बता दो दोबारा से। माइनस साइन। ये देखो यही तो बताने के लिए तो मैंने करा था, माइनस साइन क्या बताता है, रीजन वन में चार्ज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। माइनस साइन क्या बता रहा है, दैट द टोटल चार्ज डिक्रीजेज इन रीजन वन इन विच वी आर डिफाइनिंग दिस करंट, माइनस डी क्यू ओवर डी टी। माइनस साइन का यही मतलब है इसमें, इसलिए तो मैंने यहाँ बताया, मैंने कहा कि ये माइनस क्यू, यानी रीजन वन से चार्ज गए किसमें, रीजन टू में। और मैंने कहा था पूरे सिस्टम में क्यू चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो यानी जितना चार्ज यहाँ क्यू माइनस क्यू होगा, तो इधर क्या हो जाएगा आपका क्यू प्लस क्यू, है ना। सर हाँ बेटे, सही, चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस पूरे सिस्टम में मैंने कहा क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, यस सर, है यस। ना। ये कैपिटल क्यू चार्ज था, इसमें से कुछ क्यू चार्ज यहाँ से निकल गया, कितना चार्ज निकल गया, क्यू माइनस क्यू,
तो इधर कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू। अब टोटल चार्ज अगर मैं दोनों सिस्टम का ऐड करूँ कितना बन जाने वाला है, ठीक है, क्यू बाई टू। अभी तो हम इससे लिख सकते हैं क्यू बाई टू क्यू लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है, या कोई भी वैल्यू। लास्ट में क्या आएगा कि ये कंजर्व होगा हमारे पास टोटल चार्ज, है ना। मैंने कहा बराबर सिस्टम थे, यहाँ पहले क्यू चार्ज थे, यहाँ भी क्यू, तो टोटल क्यू टू क्यू चार्ज इस सिस्टम में था। इससे क्यू चार्ज निकल गया, इधर प्लस हो गया, तो टोटल फाइनली चार्ज टू क्यू ही हमारे पास रहा। ठीक है, तो यानी माइनस साइन क्या बता रहा है, दैट द नंबर ऑफ चार्जेस डिक्रीजेज इज रीजन वन। तो हमने आई को किसकी फॉर्म में लिख लिया, माइनस डी क्यू ओवर डी टी। और क्यू मैंने अभी बताया था क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। ठीक, तो यहाँ पर हमने आई इक्वल टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, क्यू क्यू को क्या लिखा, रो डीवी। अब जो इक्वेशन टू हमारे पास ये आई है, इक्वेशन टू जो आई को बता रही है, और इक्वेशन वन ये भी आई को बता रही है। एक्चुअल में ये सेम इक्वेशन है, सेम करंट को बता रहा है। एक को हमने बताया किसके टर्म्स में, आपका करंट डेंसिटी के टर्म में, दूसरा हमने बताया आपका चार्ज के टर्म्स में। चार्ज। और दोनों आई एक्चुअल में क्या है, इक्वल। और माइनस साइन क्या बताता है कि इस रीजन में आपका चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर माइनस साइन आ जाए ना, आई इक्वल टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी, तो ये बता रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इन वन सिस्टम। अब since one or two they are representing the same current, then we can equate equation वन and टू। तो हमने इक्वेशन वन और टू को क्या कर दिया, इक्वेट। तो यहां से क्या आया, J डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी रो डीवी। अब एक चीज का हम यहाँ ध्यान देंगे, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कैसा इंटीग्रल है ये, सरफेस और इधर राइट हैंड साइड में क्या है, वॉल्यूम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या मुझे कोई थ्योरम याद है इसके लिए, कॉस डायवर्जेंस। गॉस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सर। डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी ना हमने, कि अगर ए डॉट डी एस होगा तो हम क्या लिखेंगे इसे, डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल था, इधर क्या हो गया, वॉल्यूम। तो देखो कुछ बुक्स में तुम्हें यहाँ पर एस लिखा हुआ मिलेगा नीचे सरफेस इंटीग्रल में, और इधर वी लिखा होगा, है ना। तो ये सिंबल और ज्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाता है। तो मैंने क्या करा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या यूज कर ली, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जे डॉट डी एस को क्या लिखूंगा, डेल डॉट जे इंटू डी वी, डीवी। और इधर क्या, माइनस डी ओवर डी टी रो डीवी। अब देखो जो ये इंटीग्रेशन है, ये दोनों के दोनों सेम एलिमेंट्री वॉल्यूम के अलोंग हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर हम देखें तो ये सेम एलिमेंट्री वॉल्यूम या आर्बिट्री वॉल्यूम वी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो इधर इसने क्या करा, डी ओवर डी टी को कहाँ लेके चला गया, इसके अंदर, ठीक है। तो डी रो ओवर डी टी हो गया। अब यहाँ तुम देख रहे हो सिंबल चेंज कर रखा है इसने, है ना। यहाँ पर डी ओवर डी टी लिखा हुआ है, ये सिंबल डी ओवर डी टी, यहाँ पर डेल ओवर डेल टी। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ फिर हमने क्या करा, डी ओवर डी टी को अंदर लेके चले गए, तो ये डी रो ओवर क्या बन गया, डी टी। अब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाली कहाँ लेके चला गया मैं, नहीं, आर एच एस वाली टर्म को एल एच एस में, तो प्लस हो जाएगी। तो डेल डॉट जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी डी वी क्या आ गया, कॉमन। और जब भी इस तरीके की इक्वेशन बनती है, जब आपका हम किसी वॉल्यूम के अलोंग डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेंट क्या हो जाए, जीरो, तो जो जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है जिस टर्म का या फंक्शन का, वो किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल। तो डेल डॉट जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल्स टू जीरो, यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। किसी को कोई डाउट है तो पूछो मेरे से पहले। सर लास्ट वाले में डाउट है, जीरो क्यों हो गया सर ये बस। ये देखो, ये क्या आपका, हमने क्या लिया, ये जो पूरे आपका इंटीग्रल टर्म है, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट्री वॉल्यूम, ठीक है, आर्बिट्री वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डीवी, यानी इस तरीके अगर इंटीग्रल्स होंगे हमारे पास जिसमें इंटीग्रल का टोटल टर्म किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल, तो उसमें इंटीग्रेंड किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी जीरो। जिसका अगर ये होता इस तरीके से, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एफ एक्स क्या होता, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ एक्स क्या है, डेल डॉट जे डेल ओवर डेल टी इक्वल्स टू जीरो।
सर इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी ये क्या बताती है, चार्ज कंजर्वेशन। हाँ बेटा। सर जैसे सर एग्जाम में इसका वो आएगा डेरिवेशन, तो सर ये जो लाइन लिखी होती है बीच में लिखनी है? हाँ, इनको बताओगे, नहीं तो इसमें बचा ही क्या, ये तो 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। इसमें है कुछ नहीं। इसमें ये मान के चलो, अगर तुम ये खाली इसकी इक्वेशन लिख रहे हो ना, ये लिखने में यस सर। तुम्हें केवल 1 मिनट लगेगा। मैं करके दिखाता हूँ यस तुम्हें, सर। देखो कितनी जल्दी ये हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए बीच की लाइंस लिखनी जरूरी है। अब मैंने क्या करा, देखो आई इक्वल्स टू क्या लिखा, जे डॉट डी एस, है ना, और इंटीग्रल के साथ इसे लिख दिया। इसी तरीके से मैंने रीजन 1 में लिखा था, दूसरे रीजन में जहाँ चार्ज कम हो रहा है, आई को क्या लिखा, माइनस डी क्यू ओवर डी टी। ठीक, और डी क्यू को हमने क्या लिखा, क्यू की जगह क्या रख दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई। तो इससे क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ माइनस डी रो ओवर डी टी इंटू डी वी। अब ये सरफेस इंटीग्रल है, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो मैं क्या करूंगा, सरफेस को वॉल्यूम में, तो ये क्या कर दिया, आपका डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वी इक्वल्स टू माइनस का डी रो ओवर डी टी इंटू डी वी। अब दोनों सेम वॉल्यूम इंटीग्रल के अलोंग इनका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है, हम दोनों टर्म्स को एक तरफ लेके चले गए, तो ये क्या बचा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी डी वी इक्वल्स टू 0। यहाँ से डेल डॉट जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी क्या आ गया, 0। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे मिल गई। एक पेज भी पूरा खत्म नहीं हो पाएगा इसमें, देख रहे हो तुम, खत्म हो गया ना इतने में। बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत ही ज़्यादा आसान। केवल मैथमेटिक्स नहीं है, डेरिवेशन आसान है। हम कौन सी मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, कर्ल और डाइवर्जेंस की। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो हमें बताती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी जो इक्वेशन मेरे पास आई है, डेल रो ओवर डेल डेल डॉट जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0, ये हमें क्या बताती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। दैट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, कहेगा राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आप लिखोगे इस, ये जो हमारे पास है, और ये किस केस में है, जब आपके रो किसके साथ चेंज हो रहा है, टी के साथ, है ना, आपके फील्ड्स टाइम वेरिंग है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज है, देखो, है ना। अगर मैं क्या कहूँ कि जो रो है ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, तो डी रो ओवर डी टी क्या हो जाएगा, del dot जीरो, G. जीरो हो जाएगा ना। मैंने कहा रो इंडिपेंडेंट है टी से, तो टी के रिस्पेक्ट पर तो कांस्टेंट हो गया, तो डेल रो ओवर डेल टी क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर स्टेडी स्टेट वेयर चार्ज डज नॉट चार्ज वॉल या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डज नॉट चेंजेस विद टाइम, दैट मीन्स, और वी कैन से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, देन डेल ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0 और डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0। एक बार 2 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था राइट डाउन द स्टेडी स्टेट इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन, या राइट डाउन कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट। तो क्या होगा, डेल ओवर डेल टी क्या हो गया, 0, तो डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0। समझ में आया। यस Yes. सर। अगर टाइम वेरिंग फील्ड्स हैं, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कौन सी होगी, जो हमने डेराइव करी है, डेल डॉट जे प्लस डेल ओवर डेल टी। और अगर फील्ड टाइम वेरिंग नहीं है, कांस्टेंट है इस टाइम के साथ, तो तब क्या होता है, डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0। यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत आसान डेरिवेशन, हर कोई इस डेरिवेशन को कर सकता है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है बताओ। मैथमेटिक्स No, है, sir. कर्ल और डाइवर्जेंस की, क्योंकि अभी लेवल बढ़ता चला जाएगा, तुम्हें ये इक्वेशन बहुत आसान लगते चले जाएगी। ठीक हो गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लेके आ गए। अब हम आएंगे नेक्स्ट, हमारे पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, ये तो आपका मिड रेंज के क्वेश्चंस में आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है, जो पहला लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन अब हमें मिलने वाला है, वो है आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। चलो देखते हैं क्या ये है मैक्सवेल्स इक्वेशन।
अब ये स्लाइड हमारी ओपन हो रही है। अब बच्चे मान के चलो ये तुम्हें मैक्सवेल इक्वेशन आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत आसान है। मैक्सवेल इक्वेशन दो टाइप से हम पढ़ते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। अब तुम कहोगे मैक्सवेल इक्वेशन का यूज कहाँ पर है? जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है सब जगह आपका मैक्सवेल इक्वेशन यूज होती है। देख रहे हो इधर, ये इस पर्टिकुलर जो हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, देखो मैक्सवेल इक्वेशन। जो हमें अभी लगेगा कि सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, नई मैथमेटिक्स मैथ्स हमने यूज करी है। जो भी मोबाइल फोन्स हैं तुम्हारे, रेडियो टीवी सिस्टम्स हैं, वाईफाई हैं, जीपीएस है, रडार सिस्टम है, एस्ट्रोनॉमी, लेजर्स, एनएमआर, सब किस पर बेस्ड है? मैक्सवेल इक्वेशन। अगर मैक्सवेल आपका इन इक्वेशंस को नहीं लाता, यूनिफाइड इक्वेशन नहीं करता है ना, इसने क्या करा, चार, इसने यूनिफिकेशन किया। मैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग चलती थी, मैग्नेटोस्टैटिक अलग चलती थी। मैक्सवेल ने क्या करा, दोनों को कंबाइंड किया और कॉम्बिनेशन बना के इसने क्या करा, चार इक्वेशंस हमारे पास लेकर आया। And on the basis of these equations, we have developed the electromagnetic field theory. And on the basis of electromagnetic field theory, we having our modern communication system. यानी अगर मैक्सवेल ये काम नहीं करता, जो आज की डेट में हम क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है सारा काम, है ना, ये पॉसिबल नहीं था बच्चों। तो इसका मतलब जो भी कम्युनिकेशन हमारी चल रही है, इतने डेटा इस हम देख रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं? मैक्सवेल इक्वेशन पे। तो मैक्सवेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज के मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। इसलिए मैक्सवेल इक्वेशन हमने पढ़ना है, ईसी के स्टूडेंट्स होंगे तो उनका पूरा सब्जेक्ट सेकंड ईयर में ही चलेगा। और बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट भी हैं तो भी उन्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स आज की डेट में सेंसर्स पे वर्क करते हैं, है ना, ऑटोमेशन पे वो काम कर रहे हैं। और जब भी ऑटोमेशन की बात आती है, इसके बिना काम नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों। तो मैक्सवेल जो थे, ही वॉज अ जीनियस मैथमेटिशियन, बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और इन्होंने फिजिक्स की जो हमारी बेसिक लॉस थे उनको नई फॉर्म में लेकर आए। ठीक है। अब 1864 में मैक्सवेल ने क्या करा, ही इज यूनिफाइड द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फोर मैक्स इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन। किसी को पता है क्या कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं? मैक्सवेल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है वैसे ट्वेल्थ में, लेकिन अधिकतर बच्चे स्किप कर देते हैं उन चीजों को। पढ़ा किसी ने मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में? नहीं। हाँ भाविक, पढ़ा है कुछ? भाविक है इधर, गायब है? यस सर। नहीं हूँ सर। पढ़ा कभी मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में? नहीं। हाँ भाई राजू, राजू शर्मा, यस सर। यस पढ़ा सर। बेटे कभी इसके बारे में, मैक्सवेल इक्वेशन? यस सर, पढ़ा था बस मुझे याद नहीं आ रहा। पढ़ा था, किसी को याद नहीं है। चलो अब जो मैं बताऊंगा तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है। देखो मैक्सवेल इक्वेशन दो फॉर्म में हम लिखते हैं, एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होती है इंटीग्रल इक्वेशन। एक मिनट बच्चों, होल्ड करना।
हाँ बच्चों, आ रही है आवाज? Yes. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। अब देखो, ये जो फोर मैक्सवेल इक्वेशन है बच्चों, ये दो फॉर्म में होती है। एक होती है डिफरेंशियल फॉर्म और दूसरी क्या होती है? इंटीग्रल फॉर्म। अब डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म, देखो मेन तो इसमें है डिफरेंशियल फॉर्म, ये हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड आगे का पूरा काम होता है। और जो इंटीग्रल फॉर्म है ये हमें समझ में आ जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ी हुई है। ये कहाँ पढ़ी हुई है हमने? जो 12th में पढ़ के आए हैं वही फॉर्म है इंटीग्रल फॉर्म। जबकि जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये हमारे पास नहीं आती है, इन्हें हमें डेराइव करना होता है। और डेरिवेशन बहुत आसान है। क्या क्या इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं, कौन से लॉ से ये आती हैं, अब हम जब इन्हें डेराइव करेंगे तो तुम्हें याद रखना है, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे क्या कहेगा? डेराइव मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। डेराइव डिफरेंशियल इक्वेशन इन मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये चार इक्वेशंस हमने लेकर आनी है। अभी तो मैं लग रहा होगा बड़ी टिपिकल सी इक्वेशंस हैं, तो जब हम डेराइव करेंगे तब हमें ये समझ में आते चले जाएंगे। और इंटीग्रल इक्वेशन तो बिल्कुल आसान है, जो बेसिक लॉज हमने पढ़े हुए हैं ये उन्हीं से निकल के आ जाती हैं। गॉस लॉ पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? Yes, यस sir. सर। क्या होता है गॉस लॉ? यस सर। किसी को याद है गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ ऑफ क्लोज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सरफेस इंटीग्रल Integral ऑफ of ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू हम्म, अपॉन ए। सर ई डॉट डी ओ एस, सरफेस यस इंटीग्रल सर। ना। और बच्चे सर्कल बना है, सर्कल का क्या मतलब है यहाँ पर? सर क्लोज सरफेस है सर ये। क्लोज्ड सरफेस। याद रखना बच्चों, जब भी इंटीग्रल के ऊपर देखो ना, यहाँ सर्कल बना हुआ है ना, इस पे भी सर्कल बना हुआ है, इस पे भी सर्कल बना हुआ है, ये क्या होता है? क्लोज सरफेस। ये क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता था ना भाई। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सबने पढ़ा है ये। गॉस लॉ तो सबसे Yes, बेसिक sir. लॉ होता यस सर। है ना। अब क्यू को मैंने क्या बताया था, क्या लिखते हैं हम? रो डॉट डीवी। रो डी वी, यही बन गई इक्वेशन। यही तो है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डी वी। तो यानी जो आप लोग ये इक्वेशंस ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो। ठीक है, कैसे हैं? अब हम इसे आगे बढ़ेंगे। तो इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आ रही है, हम फिजिकल सिग्निफिकेंस जब हम डेरिवेशन करेंगे इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली इक्वेशन जो हम डेराइव करने वाले हैं वो कौन सी है? मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट। मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट, और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान इक्वेशंस हैं। फोर्थ इक्वेशन थोड़ी लेंदी होती है, बाकी तीनों इक्वेशंस बड़ी आसान है। जो मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट होती है वो कहाँ से आती है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहाँ से डेराइव होती है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा? किसी ने अभी बताई थी डेफिनेशन, सही बताई थी, कौन था? सर किसी क्लोज सरफेस इंटीग्रल से जो हमारा जो जितना भी चार्ज पास होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होती है, वो हम्म, हमारा सर सब फुल नहीं बता सकते सर, मतलब कि फॉर्मूला तो और याद कोई? था। सही है, सही जा रहा है, थोड़ा गड़बड़ा गया। और बताओ कोई। So the integral of closed surface E dot ds हाँ that कनिष्का, integral जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। so the closed surface integral is equals to q by E naught times. ओके, चलो मैं बता दे रहा हूँ। इफ अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, है ना, कोई भी चार्ज है सरफेस क्यू से, क्या क्यू चार्ज है सरफेस एस से, क्या इनक्लोज्ड है, और इस क्यू से अपना एक फील्ड आपका क्रिएट हो रहा होगा, है ना। सो द टोटल दैट इज द surface integral of, that is the electric field enclosed by a surf enclosed by the charge, या हम दूसरे तरीके से बोलें, द टोटल फ्लक्स enclosed by a charge q is equals to 1 upon epsilon naught times to the charge enclosed। ये क्या है? फ्लक्स ही तो है, ई डॉट डी एस। क्या है ये? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या हम कह सकते हैं द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ electric field produced by a charge q is equals to 1 upon epsilon naught times to the charge enclosed। और जो डेफिनेशन हम एक्चुअल में पढ़ते हैं फ्लक्स के टर्म्स में पढ़ते हैं, तो टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ चार्ज ds
इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड। समझ में आया? ये था Yes, आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन सबने पढ़ी हुई है। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब हमने क्या करा, ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डी वी। रो डी वी कहाँ से आया बच्चों? इस क्यू को क्या sir. लिख दिया Q, मैंने, रो डी वी। बताया था ना मैंने Q, अभी। yes, sir. ये कहाँ से आया था? एक्चुअल में क्या होता है, रो इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी वी होता है ना। अब दिमाग में रख लेना इसे। तो यहाँ से आपका डी क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, रो डी वी। और टोटल चार्ज की बात करूँ तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इक्वल्स टू इट्स रो डी वी। और टोटल डी क्यू, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू मीन्स टोटल चार्ज क्यू, यानी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रो डी वी। ठीक हो गया? तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, रो डी वी। बस काम यहाँ से बहुत आसान। अभी एप्सिलॉन नॉट को कहाँ भेज दिया इसने, दूसरी तरफ। अगर हम भेजे ना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, एप्सिलॉन नॉट ई डी एस इक्वल्स टू रो डी वी। ये समझ में आया यहाँ तक? ये बताओ। Yes, sir. ऐसा कुछ नहीं है जो हमने आगे सर। अभी तक देखा हुआ है, ठीक है, ये पुराना फिजिक्स ही हमारी चल रही है। तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इक्वल्स टू रो डी वी। अब जो एप्सिलॉन नॉट ई होता है इसे क्या लिखते हैं, डी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इस टर्म को। फिलहाल तुम्हें याद रखना है, डी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई। तो एप्सिलॉन नॉट ई को क्या रख दिया, डी। अब देखो यहाँ पर एक चीज लेकिन अलग है, यहाँ पर कौन सा इंटीग्रल है, लेफ्ट हैंड साइड में, Surface, और राइट हैंड साइड में कौन सा है, volume. वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो क्या मैं सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स को आपस में मतलब चेंज कर सकता हूँ सरफेस को वॉल्यूम में? Yes, sir. कौन सी थ्योरम आती है, Gauss divergence. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। कौन सी आती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हमने पढ़ी थी ना, क्या थी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, Dot क्या पढ़ा था, product of ए that डी एस DS. इक्वल्स टू लिखा था हमने वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए Dot. डी वी, यही था ना। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल किसका है, डी डॉट डी एस है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, डेल डॉट डी इंटू डी वी। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई अब हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी डी वी इक्वल्स टू रो डी वी। अब देखो दोनों सेम, ये कैपिटल लिखना से, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो रही है। अभी देखो दोनों क्या है, सेम वॉल्यूम के अलोंग के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है। जैसा हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी करा था, एक तरफ लेके चले गए थे, तो ये क्या बना, डेल डॉट डी माइनस रो इक्वल्स टू डी वी इक्वल्स टू जीरो। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री वॉल्यूम, सो द इंटीग्रेशन मस्ट बी वेनिश। ठीक है, और वी कैन से डेल डॉट डी माइनस रो इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से डेल डॉट डी कितना आ गया, रो। ये है आपकी मैक्सवेल इक्वेशन वन। ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन वन। देखो कितनी आसान इक्वेशन थी, बहुत ही ज्यादा आसान इक्वेशन। क्या करा हमने बताओ बच्चों, शुरू से दोबारा से एक बार रिवाइज करें। दोबारा से अगर हम इसे देखें, क्या करा था हमने, बताओ कोई। हमने स्टार्ट करा बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, किसका, गॉस लॉ। गॉस लॉ को हमने लिखा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब क्यू को मैंने किसकी टर्म्स में लिख दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म। ठीक है, तो मैंने क्यू को क्या लिख दिया, रो डी वी, बड़ा आसान था। फिर मैंने क्या करा, एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन नॉट को इधर ई के साथ हम लेके चले, ठीक हो गया। फिर हमने एप्सिलॉन नॉट ई को क्या लिख दिया, डी। हम ये बाद में भी कर सकते थे, इसने पहले कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या आ गया, रो डी वी। अब इसके बाद क्या करा था हमने, Gauss divergence. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर लगा।
ठीक है, तो जैसे हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई तो ये सरफेस इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल। यानी इसे क्या लिख देंगे, डेल डॉट डी डी वी इक्वल्स टू रो डी। ठीक है। सर वॉइस लो आ रही है आपकी। एक मिनट बच्चों, ये समझ में आया। यस यस सर। सर। दोनों तरफ सेम वॉल्यूम के अलोंग क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, डेल डॉट डी माइनस क्या करा इसको, हम दूसरी तरफ ले आए रो डी वी इक्वल्स टू 0। और इंटीग्रल कौन सा चल रहा है, वॉल्यूम। तो यहाँ से डेल डॉट डी रो इक्वल्स माइनस रो इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। और इसी को लिखते हैं डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो। ठीक है बच्चों, यही है मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज मॉडिफाइड गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी ये जो डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो लिखा है, ये क्या है, मॉडिफाइड गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक हो गया। यस सर। इसको हमें याद रखना, कई बार ई के टर्म्स में आता है बच्चों। ई के टर्म्स में क्या लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई था ना, डी यस इक्वल्स टू सर। रो। तो यहाँ से डेल डॉट ई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये कहाँ चला जाता है, रो के अपॉन में। एक्चुअल में हम इसमें भी डेराइव कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डी और ई में अगर रिलेशन पता है, अगर इक्वेशन डी के फॉर्म में पूछे तो हम यहाँ लिख देंगे, ई के फॉर्म में पूछे तो यहाँ। तो कई जगह डेल डॉट इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट को की फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी जाती है। आसान थी एकदम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट करेंगे उसमें और भी हमें बढ़िया लगेगा। तो ये थी मैक्सवेल, यानी आपका अगर कहा जाए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, दैट इट गिव्स the law of Gauss law of electrostatic, that the total flux enclosed by a surface is equals to 1 upon epsilon naught times to the charge enclosed, and it signifies that electric monopoles can exist or not। ये बताओ बच्चों, क्या इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज सेपरेटली। बताओ भाई। हाँ नेहा, नेहा तालियान, यस सर। इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। क्या हम खाली प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज लिख सकते हैं, नो सर। नहीं लिख सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट। इंडिपेंडेंट हो सकता है, प्लस क्यू चार्ज एग्जिस्ट अलग इंडिपेंडेंट हो सकता है, माइनस क्यू अलग इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं प्लस क्यू। क्या नॉर्थ और साउथ को कभी सेपरेट कर सकते हो, हम्म, नो तो सर। ब्रेक करो। नो सर। मैग्नेट को जब भी ब्रेक करते हैं उसके फिर क्या बन जाते हैं, दो पोल बन जाते हैं ना। जबकि किसी सिस्टम से हम प्लस क्यू चार्ज अलग कर सकते हैं और माइनस क्यू चार्ज अलग कर सकते हैं, है ना। तो पहली इक्वेशन हमें बताती है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। अब हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस 2 की तरफ, या सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। ये क्या है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, कौन बताएगा मुझे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, किसी को याद है। जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ऐसी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक भी होता था। So the closed integral of magnetic flux is equals to 0. एनीवन, देखो जब हमने बात करी थी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, अब नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी साउथ में वापस आ जाएंगी, ऐसी तो होता है ना। हाँ बच्चों, यस ऐसी सर। होता था क्या, यस सर। Yes sir. ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है। अब ये बताओ मुझे, टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में।
टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो, जीरो। क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ से बाहर गया उतना ही फ्लक्स यहाँ से क्या हो गया? अंदर आ गया, है ना। जैसे सरफेस यहाँ पर 1 था, ठीक है, S1 से क्या गया? B.ds। और सरफेस 2 से कितना आया? इसमें B.ds। माइनस साइन क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये बाहर निकल रहा था, ये अंदर आ रहा था फ्लक्स, जितना बाहर निकला उतना ही अंदर आ गया, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। तो द टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मैग्नेट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो क्या होता है? जीरो होता है। याद आई है कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें? यस सर। हाँ, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा यस हुआ सर। ना, पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो जीरो नहीं होता, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कहीं भी कोई फील्ड है प्लस क्यू से अगर जाएगा, तो अगर हमने माइनस क्यू इधर रखा हुआ है तो माइनस क्यू में पहुंचेगा, ठीक है। इस तरीके से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, जबकि मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैग्नेट के केस में क्या है, ये यही इसी में नॉर्थ है, इसी में क्या है? साउथ है। जो फील्ड निकलेगा वही वापस आ जाएगा। तो इसलिए टोटल हमेशा क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो। बस यही हमें पढ़ना था। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या था? ई आपका E.ds इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। और मैग्नेटिक के केस में क्या है? B.ds इक्वल्स टू जीरो। तो क्या करूं मैं यहाँ पर? क्या लगा दूं? अब तो और भी आसान हो गया है। अब तो राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, क्यू वाली टर्म्स भी नहीं है। तो B.ds को क्या लिख दिया मैंने? वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी डीवी। और जब मैंने B.ds को डेल डॉट बी डीवी रखा इक्वल्स टू जीरो, तो डेल डॉट बी इक्वल्स टू क्या आ गया? जीरो। ये आ गई मैक्सवेल इक्वेशन 2। अब ये बताओ, टफ थी क्या कुछ है? कुछ नो सेकंड में सर। होने नो वाली सर। इक्वेशन है, 1 मिनट भी नहीं लगता ऐसे होने में। B.ds इक्वल्स टू जीरो। B.ds को हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया, क्योंकि हमें डेल ऑपरेटर की फॉर्म में लेकर आना था। तो डेल डॉट बी इक्वल डीवी इक्वल्स टू जीरो, तो डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये हो गई मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। और कई बार एच के टर्म्स में आ जाता है डेल डॉट एच इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमें पता है बी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एच। बी इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट एच। तो यहाँ से डेल डॉट म्यू नॉट एच इक्वल्स टू जीरो। अब म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट होता है, तो म्यू नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, इसलिए डेल डॉट एच इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो। ठीक है। तो कई बार एच के टर्म्स में आएगा, कई बार बी के टर्म्स में आएगा। एच और बी में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? एच और बी में क्या डिफरेंस होता है? मैंने बोला कि हम या तो डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो लिख दें, या डेल डॉट एच इक्वल्स टू जीरो। और हमें पता है बी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एच। एच क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और बी क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन मीडियम। समझ में आया? यस सर। ठीक हो गया? यस सर। तो दोनों फॉर्म में हमें याद रखनी है। तो मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो बड़ी आसान है। अब हमारे मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड, यानी अब मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? दैट इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। That is, the total flux enclosed by a magnetic field is zero. ठीक? And it explains, or it signifies that magnetic monopole cannot exist. Magnetic monopole exist नहीं करते हैं बच्चों, does not exist. क्या कभी सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ तुमने सुना हुआ है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ नो ना। सर। नो सर। सिंगल साउथ और सिंगल नॉर्थ तो कभी होता ही नहीं। आपके क्या होता है? हमेशा ये कॉम्बिनेशन में ही होता है। अब आए मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट मैक्सवेल Excuse me, इक्वेशन। sir. हाँ बेटे। Sir, can we have a 5 minute break, please? 5 मिनट ब्रेक? वाई? सर सुबह से पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया। सुबह से बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिला होगा ना। अरे बेटे, ये खत्म होना है, 5 मिनट का ब्रेक, फिर बचा ही कितना? 30 पे तो क्लास ओवर होनी है। तुम्हें ब्रेक सर लेना है 40 तो तक है। जा सकती हो, ठीक है। सर 40 तक है ये। 40 तक रह गई? चलो 2 मिनट का ब्रेक लो, फटाफट से वापस आओ, ठीक है। ठीक है सर।
2 मिनट के ब्रेक के बाद। चलो बच्चों ठीक सर है, आप जिसको 35 ब्रेक लेना है 2 मिनट के जस्ट बाद में स्टार्ट कर दूंगा। मैं ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ, जिसको ब्रेक लेना है वो जा सकता है, स्क्रीन एज इट इज ओपन है। मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा ऐसे। बाकी लोग बैठे रहो जिन्हें ब्रेक नहीं चाहिए, सर क्योंकि ये एक्सक्यूज टॉपिक मी। ऐसा है ना, इनमें एक हम फ्लो में चल रहे हैं, फिर ये बीच में ब्रेक हो जाता है। अभी तुम्हें समझ में सर आते चले जाएंगी चीजें। हाँ बेटे। सर वो जो आपने मेल भेजा था स्कॉलरशिप वाला, हाँ हाँ। सर उसका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे फिल करना है? वो तो मुझे पीडीएफ है। मुझे उस पीडीएफ में सारी डिटेल होगी ना बेटे। सर पीडीएफ में तो खाली फॉर्म्स वगैरह और उसका वो लिखी हुई है कि कौन एप्लीकेबल है उस स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, एक काम करना, तो मुझे कॉल करना इसके बाद, ठीक है? ओके तब मैं सर। तुम्हें बताऊंगा, ठीक, लेक्चर ओवर होने के बाद। ओके सर। आ रही है बच्चा आवाज? यस सर। यस सर। चलो 1 मिनट और ले यस लेते सर। हैं, है ना? सर आपने क्या प्रॉपर्टी तो बताई है सर, पहले की तो प्रॉपर्टी बताई है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल होते हैं उसमें, दूसरे में बताइए कि इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होते। हेलो। चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं ना? आवाज आ रही है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब देखो, जो थर्ड मैक्सवेल पहली मैक्सवेल इक्वेशन किस पे बेस्ड थी? किसकी नई फॉर्म है? गॉस लॉ ऑफ गॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। डिविडेंड। फिर दूसरी गोज इक्वेशन लॉ किसकी है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक। थर्ड मैग्नेटोस्टैटिक्स। इक्वेशन आती है फैराडेज लॉ। थर्ड इक्वेशन कौन सी है? फैराडेज लॉ फैराडे। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद है किसी को क्या था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? यस सर। क्या होता था? ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। That is the total EMF produced in a current conducting loop is equals to the rate of change of magnetic रेट ऑफ flux. चेंज ऑफ ये मैग्नेटिक होता था ना, फ्लक्स एक लूप टू है टाइम। जिसमें हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दें इधर, है ना? और इसके बाद हम ये कहते थे कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं।
इस तरीके से, है ना। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डी फाई बी ओवर डी टी, ये किसके इक्वल होता था, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता था जिसकी वजह से इसमें क्या कर शुरू हो जाती थी, एक करंट फ्लो करना। वो डिपेंड करती थी फील्ड की आप डायरेक्शन पे, ठीक है, फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है या फील्ड बाहर की तरफ। याद आया किसी को? लेंज लॉ भी इसमें आता था ना, लेंज ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी थी, फिर फेराडे ने क्या करा, Yes, इसके sir. लिए स्टेटमेंट दिया कि ये जो हमारे पास टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है किसी करंट कंडक्टिंग लूप में, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता था, माइनस साइन, कोई बताओ सर माइनस। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस। हाँ, ये जो टोटल जो ये भी जो करंट होती थी हमेशा क्या करती है, उस सोर्स का अपोज करती है जिससे ये जनरेट होती है ना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पर चेंज होता था, ये करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होती थी, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का क्या करती है, अपोज, इसलिए माइनस साइन इसमें आता था। तो ये हमारा जो थर्ड इक्वेशन है किस पे बेस्ड है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, ये बेसिक इक्वेशन है। फाई बी होना चाहिए, एक्चुअली फाई कौन सा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ईएमएफ क्या होता है भाई, ईएमएफ की डायमेंशन क्या होती है, वर्क की होती है, एनर्जी की होती है, वोल्टेज की होती है, फील्ड की होती है, किसकी होती है, ईएमएफ। ईएमएफ एक्चुअल में क्या होता है, वोल्टेज, यही तो होती है ना। ईएमएफ क्या होती है, एक वोल्टेज ही तो होती है जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, हमें पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू डी वी ओवर क्या होता है, डी एल, ठीक है। तो डी वी इक्वल्स टू कितना आ गया, E डॉट डी एल। तो इंटीग्रल कर देंगे तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E डॉट डी एल। और V यहाँ पर क्या है, EMF, इसलिए EMF इक्वल्स टू क्या लिखा है, E डॉट डी एल, ठीक है। तो EMF को बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इट इज अ वोल्टेज एंड इट इज गिवन बाय E डॉट डी एल। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. EMF क्या है, E डॉट डी एल। और इंटीग्रल कौन सा है इसमें, लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पर कौन सा इंटीग्रल आने वाला है हमारे पास, लाइन इंटीग्रल। और फाई हमें पता है, फाई क्या होता है, सबको पता है फ्लक्स के बारे B में, dot फाई ds. बी डॉट डी एस। वैसे तो क्या होता था, बी डॉट डी ए होता है ना। Yes, sir. बी डॉट ए हम करते थे जब फाई को लिखते थे, जब हमें कंप्लीट एरिया के बारे में पता है। लेकिन अब जब हम एलिमेंट्री एरिया के टर्म्स में लिखते हैं तो हम लिखते हैं बी डॉट डी एस। तो फाई भी क्या हमारे पास, बी डॉट डी एस। तो ये ईएमएफ की वैल्यू और फाई की वैल्यू कहाँ रख देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू ई डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, और फाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, कहाँ रख दिया हमने, इस इक्वेशन 1 में। तो ईएमएफ इक्वल्स टू क्या बन गया, ई डॉट डी एल रख दिया, और फाई की जगह क्या रख दिया, डी बी B बी dot डॉट। ds. अब डी ओवर डी टी को अंदर लेके चले गए, तो माइनस डेल बी ओवर डेल टी हो गया डॉट डी एस। ये तो था ना, इधर बाहर था, इसको कहाँ लेके चले गए, अंदर। तो ये बन गया डी बी ओवर डी टी, और हमने डेल बी ओवर डेल टी के टर्म्स में से लिख दिया यहाँ पर। तो ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी डी एस। अब लेकिन एक गड़बड़ है, इधर कैसा इंटीग्रल है राइट हैंड साइड में, Surface. और इधर कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में, Line integral. लाइन इंटीग्रल। तो मैं क्या करूंगा, लाइन इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, Surface. सरफेस इंटीग्रल में। कैसे करेंगे, Stokes theorem से. स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम हमने यूज करी यहाँ पर। हमने पढ़ा था ना, अगर कोई हमारे पास कोई वेक्टर है जो हम बोलते हैं कि ए डॉट डी एल, इसको अगर मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता था, तब क्या बन जाता था, ये कर्ल ऑफ ए। याद आया, Yes, sir. कर्ल ऑफ Cross ए product इनटू of vector. क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता लगी कि जो ई डॉट डी एल है, इसे मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
तो ई डॉट डी एल को मैंने क्या लिख दिया, डेल क्रॉस ई इंटू डी एस। लिख सकता हूँ ना ई डॉट डी एल को, यानी कर्ल ऑफ ई यस सर। इंटू डी एस। तो अभी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी मेरे पास अब, इक्वेशन 2 क्या बनी, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी डॉट डी एस। राइट हैंड साइड तो एज इट इज रहा जो इक्वेशन 2 में है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया मेरे पास, ई डॉट डी एल की जगह डेल क्रॉस ई डॉट डी DS. एस। तो बस काम हमारा हो गया यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ सेम इंटीग्रेशन हो रहा है, सेम सरफेस एलिमेंट के अलोंग, कोई भी आर्बिट्री सरफेस है। तो क्या करते थे हम, लेफ्ट हैंड आर एच एस को कहाँ लेके चला गया, एल एच एस में। LHS में. तो ये क्या बना, डेल क्रॉस ई प्लस डेल वी ओवर डेल टी। ये क्या था, माइनस में था, तो यहाँ जाके क्या हो गया, प्लस डी एस, दोनों में से कॉमन आया, इक्वल्स टू 0। सिंस दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री सरफेस, ये लाइन तो मैं लिख देनी है, दस द इंटीग्रेंड शुड बी वैनिश, दैट इज डेल क्रॉस ई प्लस डेल वी ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0। यहाँ से डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ये है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। और ये किसकी नई फॉर्म है, कौन से लॉ की नई फॉर्म है, Faraday's law. Faraday's law. फैराडेज लॉ। अगर तुमसे आता है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फैराडेज लॉ, तो विच वन, मैक्सवेल Maxwell's third थर्ड equation. इक्वेशन। Maxwell's third equation. और मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन को कहेगा राइट डाउन, कई बार 2 नंबर में आ जाता है राइट डाउन फोर मैक्सवेल इक्वेशन, और अगर कहते मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन लिखो तो क्या है, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। डेल टी। अगर मैं एच और डी के टर्म्स में लिखना चाहूं तब क्या करूंगा भाई, एच और डी के टर्म्स में बी इक्वल्स टू क्या होता है, E epsilon naught. बी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एच। म्यू नॉट एच अब याद रखना, और डी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन ई. एप्सिलॉन नॉट ई। तो रखो इसे, अगर डेल क्रॉस ई की जगह क्या रखूंगा, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। बी की जगह क्या रख दिया, म्यू नॉट एच। तो इक्वेशन क्या बनी, डेल क्रॉस डी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, माइनस का साइन है, डेल एच ओवर डेल, यानी एच और डी डी के टर्म में अगर मैं लिखूं तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन में मैं इक्वेशंस को लिख सकता हूं, अगर मुझे ये पता है किस रिप्लेसमेंट को हमने यूज करना है। तो समझ में आई मैक्सवेल इक्वेशन 3। हमने कहाँ से इक्वेशन करी, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक फैराडेज लॉ, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। और बाय डेफिनेशन हमें पता है ईएमएफ वोल्टेज होती है, जो हम अगर इंटीग्रल की फॉर्म में करें तो ई डॉट डी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाई क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो बी डॉट डी एस होता है। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू हमने रखी ई डॉट डी एल और बी डॉट डी एस हमारे पास आया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी एक तरफ लाइन इंटीग्रल दूसरी तरफ सरफेस इंटीग्रल। तो हमने लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर दिया, सरफेस इंटीग्रल में। ठीक हो गया, और ऐसा करते ही हमारे पास इक्वेशन बड़ी आसान हो गई, डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी ओवर डेल टी डी एस इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल क्रॉस ई इक्वल टू कितना आया, माइनस डेल बी ओवर डेल टी। दिस इज मैक्सवेल इक्वेशन 3 एंड इट रिप्रेजेंट्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये क्या बताता है, इसका एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो बी चेंज हो रहा है ना, बी किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ, डेल बी ओवर Time डेल के टी है Yes, ना। sir. और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड का अगर चेंज होगा तो टाइम के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चेंज इन Electric मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। electric field. अगर तुमसे कहते विच मैक्सवेल इक्वेशन shows that the change in magnetic field produces electric field, आप कौन सा कहोगे, मैक्सवेल इक्वेशन 3। Third. अब आ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन में जो है मैक्सवेल इक्वेशन 4। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा। और दूसरा जो एम्पियर्स लॉ है, इसको भी क्या करेंगे, हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि एम्पियर्स लॉ की कुछ क्या है, कमी है। वो कमी कैसे है अब हम देखेंगे। एम्पियर्स लॉ पता है तुम्हें,
हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes. B dot dl एस equals डॉट to डी mu एल naught इक्वल्स I. टू आई है या बी, ये होता है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू Mu naught I. म्यू नॉट आई, है ना, क्योंकि हमें पता है बी इक्वल्स टू क्या होता है म्यू नॉट एच, तो बी की जगह म्यू नॉट एच रखते ही क्या बन गया एच डॉट डी एल, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड enclosed by a loop is equals to the current enclosed, or we can say the total magnetic field, yeah, the line integral of a magnetic field is equals to mu naught times to the current enclosed by that loop. इस तरीके से है ना, ये करंट है आपकी फ्लो कर रही है इस वायर के थ्रू आई, और इसके चारों तरफ क्या बना दिया मैंने, एक लूप बना दिया। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्री वॉल्यूम डीएल लूँ और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर क्या है मेरे पास बी है, तो बी डॉट डी एल, इसका लाइन इंटीग्रल कर दूं, ये किसके इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स द आई इनक्लोज्ड, और आई हमेशा कहाँ आएगा, इस लूप के अंदर ही आएगा बच्चों। ठीक है, ये आई किससे इनक्लोज होगी, इस लाइन जो हमारे पास लूप बन रहा है इस लूप से ये इनक्लोज्ड होगा। तो ये है आपका एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अब एम्पियर्स लॉ जो है एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई हम इसे लिखते हैं, और आई को हमने भी देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या लिखते हैं, जे डॉट डी एस। आई DS. आई को क्या लिखते हैं, जे डॉट डी एस। तो यहाँ से एच डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या हो गया, जे डॉट डी एस हमें मिल गया, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। ठीक है बच्चों, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ। हमने बेसिक एम्पियर्स लॉ से स्टार्ट करा, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई, बी के टर्म्स में लिख के एच के टर्म्स में लिख दिया, तो म्यू नॉट यहाँ से अभी हट चुका है, और आई को क्या लिख दिया, जे डॉट डी एस। अब मुझे क्या करना चाहिए इस इक्वेशन में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लाइन इंटीग्रल है ना, और राइट हैंड साइड में क्या है, सरफेस इंटीग्रल, यही Surface. तो है। Yes, sir. फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लाइन इंटीग्रल, राइट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल। क्या करूँ मैं, आप बताओ। Stokes. स्टोक्स थ्योरम यूज कर देंगे, लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर दूं, सरफेस इंटीग्रल। Surface integral. एच डॉट डी एल क्या बन जाएगा, Del cross H. डेल DS. क्रॉस एच इंटू डी एस, यानी कर्ल ऑफ एच इंटू डी एस। हमेशा याद रखना, जब भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस में चेंज करेंगे तो जो भी वेक्टर या फंक्शन होगा उसके उसका क्या लेना पड़ेगा हमें, कर्ल। तो यानी अब जो इक्वेशन हमारे पास एच डॉट डी एल इक्वल्स टू जे डॉट डी एस थी, अब वो क्या बन गई, डेल क्रॉस एच डी एस इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। अब क्या करना था मुझे इसके बाद, अब तुम्हें स्टेप्स याद होते चले जाएंगे धीरे Right धीरे। hand side को left hand side में ले जाएंगे. इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाए, तो डेल क्रॉस एच माइनस जे डी एस इक्वल्स टू जीरो। फिर वही लाइन हमें याद रखनी है, द इक्वेशन इज ट्रू और मस्ट होल्ड फॉर एनी आर्बिट्री सरफेस, देयरफॉर द इंटीग्रैंड शुड मस्ट बी वैनिश और इट इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज डेल क्रॉस एच माइनस जे इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू क्या आ गया, जे। ये क्या है आपका, एम्पियर्स लॉ की नई फॉर्म है। ये क्या है, एम्पियर्स लॉ। ये क्या एम्पियर्स लॉ ही है, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे क्या है, एम्पियर्स लॉ है बच्चों, है ना। जैसे डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, अब ये प्रूफ करा था हमने, ये क्या था, फेराडेज लॉ। और यहाँ पर डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे क्या है, एम्पियर्स लॉ। अगर कोई कर्ल डाइवर्जेंस की मैथमेटिक्स में पूछे तो ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, Yes, यहाँ sir. तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद अब चेंज आना है, इसको तुमने बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इसको स्किप नहीं करना है। अब देखो डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, इसने किसको बताया हमें, आपका एम्पियर्स लॉ को। अब मैक्सवेल ने क्या करा, मैक्सवेल ने दोनों तरफ का क्या ले लिया, डाइवर्जेंस। क्या ले लिया, दोनों तरफ का डाइवर्जेंस, देखो लिया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही डाइवर्जेंस लिया तो तुम्हें एक थ्योरम याद होनी चाहिए, वैसे होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट ले लें तो क्या होता है, जीरो, है ना। ए Yes, डॉट sir. ए क्रॉस बी क्या होता है, जीरो, है ना। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, ए के। Yes, sir. एक अब है. जो ये आएगा रिजल्टेंट ए क्रॉस बी, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ए डॉट, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा,
जीरो। जीरो। तो इसलिए क्या होगा, आपका डेल डॉट डेल क्रॉस एच किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। तो यानी डेल डॉट जे इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। समझ में आया। ये जो मैक्सवेल इक्वेशन 4 यानी जो एम्पियर्स लॉ है, हमने इस पे क्या करा, दोनों तरफ का डाइवर्जेंस ले लिया। यानी ये बन गया, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, याद है ना। तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे हो गया, और इधर क्या हो गया, डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डॉट जे। और हमने देखा था वेक्टर आइडेंटिटी से जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाती है, जीरो। तो डेल डॉट जे इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। डेल डॉट जे इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। अब हम वापस जाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद तो मुझे लग रहा बहुत किसी को हो, क्या थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, याद है किसी को, डेल डॉट जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल्स टू जीरो। यही थी ना, याद आया। यस यस सर। सर, ये थी क्या यस बताती थी सर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कौन से कंजर्वेशन लॉ को बताती थी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ हाँ, चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और हमने कहा था अगर स्टेडी स्टेट है, अगर फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, डेल ओवर डेल टी क्या है, जीरो। तो डेल डॉट जे इक्वल्स टू क्या था, जीरो। जीरो। यहाँ पर डेल डॉट जे इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया ना। यस सर। यही तो आया है। इसका यस मतलब सर। जो ये एम्पियर्स लॉ है ये केवल स्टेडी स्टेट्स के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी डीसी जहाँ पर है वहाँ तो ठीक है, क्योंकि डीसी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, जो हमारी कांस्टेंट है। यानी आपका टाइम वेरिंग फील्ड्स अगर होंगे तो डेल डॉट जे इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था, माइनस डेल ओवर डेल टी। क्योंकि टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेल डॉट जे इक्वल्स टू प्लस डेल ओवर डेल टी इक्वल्स टू जीरो। यानी डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस डेल ओवर डेल टी। लेकिन एम्पियर्स लॉ से कितना आ गया हमारे पास, डेल डॉट जे इक्वल्स टू जीरो। यानी ये किसके लिए पॉसिबल है, स्टेडी स्टेट के लिए। तो यानी एक कमी आ गई एम्पियर्स लॉ की, कि एम्पियर्स लॉ किसके लिए ही एप्लीकेबल है, स्टेडी स्टेट। लेकिन जब टाइम वेरिंग फील्ड्स की बात आती है तो ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो आपका क्या करा, मैक्सवेल ने इस एम्पियर्स लॉ को क्या कर दिया, मॉडिफाई। क्या करा, एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किसके लिए लेकर आया, ऐसे टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए। देखो, मैक्सवेल रियलाइज द सिचुएशन एंड सजेस्टेड दैट द डेफिनेशन ऑफ टोटल करंट एंड डेंसिटी इज इनकम्प्लीट एंड सजेस्टेड to add something to J such that the equation 1 becomes, अब देखो इक्वेशन 1 हम लेकर आए थे, देखिए एम्पियर्स लॉ को नई फॉर्म में डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। लेकिन हमने जब इस पे दोनों तरफ डाइवर्जेंस लिया तो हमें पता लगा कि ये जो इक्वेशन है केवल किसके लिए पॉसिबल है, स्टेडी स्टेट के लिए, टाइम वेरिंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू, इसने क्या करा, एक नई टर्म, इसने क्या बोला कि जे के साथ एक एडिशनल टर्म और होनी चाहिए। उसने कहा जे डैश, ठीक है। इसने कहा एडिशनल टर्म होनी चाहिए, वो कौन सी है, जे डैश। तो इसने डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस जे डैश लिख दिया। यानी इक्वेशन जो 1 थी हमारे पास, इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में जे के साथ एक नई टर्म ऐड कर दी, जे प्लस जे डैश। फिर इसने दोबारा से क्या लिया, इसका डाइवर्जेंस। क्या लिया, इसका डाइवर्जेंस। क्या होगा, डाइवर्जेंस लिया होगा तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डॉट जे प्लस जे डैश। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया होगा बच्चों, डेल डॉट डेल क्रॉस एच क्या था ये, जीरो। 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 और राइट हैंड साइड जीरो। डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डैश। जे डैश। तो यहां से देखो, डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डैश क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से डेल डॉट जे इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस डेल डॉट जे डैश। और मैक्सवेल ने बड़ी ही चतुराई से क्या करा, क्लेवरली, उसने डेल डॉट जे को क्या लिख दिया, डेल डॉट ओवर डेल टी। क्या लिख दिया उसने, डेल डॉट जे डैश को, डेल डॉट मतलब डेल डॉट जे को क्या लिखा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, डेल रोबर डेल टी। माइनस डेल डॉट ओवर डेल टी। यही तो था ना। यस सर। तो डेल डॉट जे को कितना लिख दिया, माइनस डेल डॉट ओवर डेल टी। और इक्वल्स टू कितना कितना हो गया, माइनस डेल डॉट जे डैश। यही तो रहा ना, माइनस डेल डॉट सर जे डैश इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट ओवर डेल टी।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो डेल डॉट जेड एस इक्वल टू कितना आ गया, डेल रो ओवर डेल टी। तो अब इसने कहा यहाँ से, अब देखो मैक्सवेल इक्वेशन 1 में पहुंचना है अब हम दोबारा। किस में पहुंचे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन 1। याद है किसी को मैक्सवेल इक्वेशन 1? यस सर। डेल डॉट डी इक्वल टू क्या लाए थे हम, रो। रो। याद है? तो रो की जगह क्या लिख सकता हूँ, del dot d. डेल डी। क्या बन जाएगा, अगर रो की जगह डेल डॉट डी लिख दो तो ये बन जाएगा डेल ओवर डेल टी इंटू डेल डॉट टी। ठीक हो गया। और हम क्या यस लिख सर। सकते हैं, डेल डॉट जे डैश इक्वल्स टू डेल डॉट डेल डी ओवर डेल टी। अब क्या दोनों तरफ का डाइवर्जेंस हटा सकता हूँ मैं, दोनों तरफ का डाइवर्जेंस हटा दें तो जे डैश इक्वल्स टू क्या बन गया, डेल डी ओवर डेल। डेल डी अपॉन del डेल d टी। over del t. यानी जे डैश की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। डेंसिटी। तो यानी जो इक्वेशन थी इसमें एक नई टर्म ऐड हुई, जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। और इस डेल डी ओवर डेल टी को क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये है मैक्सवेल इक्वेशन 4। ये है मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ फोर। मैक्सवेल इक्वेशन। और यही होती है आपकी मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ। मैक्सवेल इक्वेशन 4 एक्चुअल में क्या है, मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ है। ठीक है बच्चों। यस सर। चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फिर, एक बार तुम लोग इसे जी सर। पढ़ोगे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वहां इसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार और। ठीक है। अब देखो Yes, ये sir. मैक्सवेल इक्वेशन 4 जो आई है, कई बार ई और एच के टर्म्स में भी आती है बच्चों। ई और एच के टर्म्स में कैसे आएगी, कैसे करेंगे, ई और एच या डी और एच के टर्म्स में। देखो डी और एच आ गया ना, हमें बी और एच, Yes, sir. बी और ई के टर्म्स में लिखना है इसे। कई कॉम्बिनेशन बनते हैं इस इक्वेशन के, बी और ई के टर्म्स में कैसे लिख पाएंगे। D is equals to E into E naught epsilon naught अच्छा पहले बताओ बी इक्वल्स टू क्या होता है, mu naught है. म्यू नॉट म्यू नॉट एच। सबको याद हो जाना चाहिए अभी। और डी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टी। एप्सिलॉन नॉट ई. तो बस एप्सिलॉन टी। डेल क्रॉस एच की जगह क्या रख दूं, बी अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू जे प्लस डी की जगह क्या रख दूं, एप्सिलॉन नॉट ई. एप्सिलॉन नॉट ई। Epsilon naught. अब यहाँ से म्यू नॉट को हटा दें तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस पी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। इस फॉर्म में भी हम मैक्सवेल इक्वेशन को लिख सकते हैं, ई और बी के टर्म्स में। एच और डी के टर्म्स में हम इसे कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन 4 हमें क्या बताती है, जो भी हमारे पास क्या है एम्पियर्स लॉ है, वो एक तो उसकी लिमिटेशन है कि वो किसके लिए यूज होता है, स्टेडी स्टेट करंट के लिए, यानी जहाँ पर फील्ड्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक नई टर्म ऐड करनी पड़ेगी हमें, जो हमें ये बताएगी कि जो एम्पियर्स लॉ है वो हम कहाँ यूज कर सकें उसे, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आने वाला है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना। इन मैक्सवेल इक्वेशन को तुम लोग पढ़ोगे, इनकी पीडीएफ में भी तुम्हारी ग्रुप में पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा। एक बार तो मैंने देखना, अगर टाइम ऐसे मिलेगा नहीं तो एक बार हम लोग इसे, अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर से एक बार ब्रीफली इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। ठीक है बच्चों। यस। यस सर। ओके सर। तो Thanks, अब जो फर्स्ट और हमारा नेक्स्ट सेकंड दोनों लेक्चर पीडीएफ रहेगा, सेंड कर देना. एक मिनट बच्चों। Yes, sir.